मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पुनीता जी। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आपातकाल। ठीक है, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? चलिए क्या स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इमरजेंसी के बारे में। इमरजेंसी, ठीक है, आपातकाल। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अगर देश में ऐसी कुछ विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएं जिनके आधार पर इमरजेंसी लगाना बहुत ही जरूरी हो, तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास निहित होती है। और राष्ट्रपति ये जो इमरजेंसी है वो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह पर लगाएगा, डिक्लेयर करेगा। ठीक है, तो हम लोग आज इसी इमरजेंसी की बात करने जा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि ये जो आपातकाल है या फिर राष्ट्रपति की ये जो इमरजेंसी पावर है, आपातकालीन शक्तियां हैं, ये हमारे संविधान में इनका जिक्र कहाँ पर किया गया है? तो हम सभी जानते हैं कि हमारे संविधान के भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जिक्र किया गया है। ठीक है, अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 352 से लेकर के और आर्टिकल 360 तक, आर्टिकल 352 से लेकर के आर्टिकल 360 तक में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का जिक्र है। भाग कौन सा है? भाग है 18। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आखिरकार ये जो 352 से लेकर 360 तक में इमरजेंसी पावर का उल्लेख किया गया है कि ये इमरजेंसी कितने तरीके की होती है ना, आपातकाल कितने तरीके का होता है। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं, फिर हम लोग एक एक इमरजेंसी पावर की हम लोग बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे संविधान में 3 तरीके की इमरजेंसी लगाने की बात की गई है। कितने प्रकार की इमरजेंसी? 3 प्रकार की बात की गई है। पहली है, उसे हम लोग बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी या फिर राष्ट्रीय आपातकाल, और ये है आर्टिकल 352 में। दूसरी जो इमरजेंसी पावर है उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रपति शासन। दूसरे को हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रपति शासन, या इसी को हम लोग स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं। और इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 356 के अंतर्गत। और तीसरी जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर वित्तीय आपातकाल, और ये है आर्टिकल 360 में। आपको 18 दो बच्चे, दो बच्चे हैं उस दिन चार, उस दिन 4-5 आए थे परसों। तो ये 2 दिन भाई, परसों से 4 होना था।
हाँ, तो मैंने कहा यहाँ पर 3 तरीके की इमरजेंसी है। पहला है नेशनल इमरजेंसी या राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है आपका स्टेट इमरजेंसी जिसे हम लोग राष्ट्रपति शासन कहते हैं, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल, और ये है आर्टिकल 360 में। तो ये 3 तरीके की आपातकाल है, 3 तरीके की इमरजेंसी है, और ये तीनों ही इमरजेंसियां डिक्लेयर करने का अधिकार है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति इनको क्या करेगा, लगा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति भी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री की सलाह पर ही इस अपनी जो आपातकालीन पावर है इसका प्रयोग करेगा। ठीक है, चलिए यहां तक दिख रहा है, मुझे लग रहा है केवल यहां तक। ठीक है, यानी पूरा तो दिख रहा है, इमरजेंसी भी आ रहा है। ओके, अब हम लोग एक एक करके बात करते हैं। देखिए, ये जो राष्ट्रीय आपातकाल है, ये राष्ट्रीय आपातकाल भी लगाने के 3 आधार हैं। एक तो हमने देखा कि आपातकाल भी 3 तरीके का है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा रहा है तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के भी 3 आधार हैं। कौन कौन से? एक आधार तो ये है कि अगर मान लीजिए 2 देशों के बीच में या हमारा और किसी अन्य देश की सेनाओं के मध्य में युद्ध हो जाता है, यानी सीधे अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध हो जाए। ठीक है, यानी कि सीधे जो युद्ध है वो डिक्लेयर कर दिया जाए, युद्ध क्या हो जाए, युद्ध आरंभ हो जाए, वॉर स्टार्ट हो जाए। ठीक, और जब युद्ध होगा ये हमेशा सेनाओं के मध्य में होगा। ठीक है, तो जब हमारी और किसी अन्य देश की सेनाएं आमने सामने आ जाएं और उनका आमने सामने उनका क्या होने लग जाए, युद्ध प्रारंभ हो जाए, तो एक तो वो आधार हो गया जिसे हम कहेंगे वॉर के आधार पर। दूसरा है बाहरी आक्रमण। दूसरा आधार क्या है नेशनल इमरजेंसी लगाने का? बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण जिसे हम बोलेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन। ठीक है, अब ये जो बाह्य आक्रमण है यानी जो एक्सटर्नल एग्रेशन है, ये एक्सटर्नल एग्रेशन सिर्फ इसी को नहीं माना जाएगा कि कोई दूसरे देश की सेनाएं हमारे देश में घुस जाएं, ठीक है, अस्त्र लेकर के, केवल इसको ही एक्सटर्नल एग्रेशन नहीं माना जाएगा। एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब है कि हमारी सीमाओं के अंदर कोई भी बाहरी देश का व्यक्ति या फिर सेना बिना हमारी अनुमति के, चाहे वो अस्त्र शस्त्र लेकर के या फिर निशस्त्र भी, बिना अस्त्र शस्त्र लिए अगर हमारी सीमाओं में कोई भी व्यक्ति घुसने का प्रयास करता है या घुसता है, उसको हम क्या मानेंगे? बाह्य आक्रमण। ठीक है, तो इस बाह्य आक्रमण में केवल आपको यही नहीं सोचना है कि अगर पाकिस्तान की सेनाएं हमारे बाउंड्री में घुसने लगे तो उसे हम बाह्य आक्रमण करेंगे, नहीं। अगर वहां के सिविलियंस भी अगर हमसे हमारी बिना इजाजत के हमारी सीमाओं में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करते हैं, ठीक है, भले ही वो अस्त्र शस्त्र लिए हों या फिर ना लिए हों, लेकिन अगर हमसे बिना पूछे हमारी सीमाओं में कोई भी एंटर करने का प्रयास करेगा, उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन या बाह्य आक्रमण। और तीसरा आधार हो जाएगा, देखिए जब मूल संविधान की अगर हम बात करें, जिस समय संविधान लिखा गया था उस समय तीसरा आधार था आंतरिक अशांति। तीसरा आधार क्या था? आंतरिक अशांति। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस। लेकिन तो हम देखेंगे कि इस आंतरिक अशांति जो आधार है, इसको 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति को हटा दिया गया। 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति को हटा दिया गया और इस आंतरिक अशांति के स्थान पर शब्द जोड़ दिया गया सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। तो अगर हम वर्तमान में देखें, वर्तमान में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के 3 आधार हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन यानी कि सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, जब हमारी जो सेनाएं हैं वो क्या करते हैं, वो सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं, ठीक है, और शस्त्र लेकर के विद्रोह प्रारंभ कर देते, तो उसको हम कहेंगे आर्म्ड रिबेलियन या सशस्त्र विद्रोह। तो इसको लगाने के 3 आधार हमने देख लिए। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन की। अभी इनके बारे में अभी थोड़ा मैं डिटेल में बात करूंगा। अब अगर हम बात करें राष्ट्रपति शासन, इसको लगाने का क्या आधार है, तो देखिए अगर राष्ट्रपति को किसी भी तरीके से यह समाधान हो जाए कि किसी भी राज्य में जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो कानून सम्मत तरीके से नहीं चल रहा या संवैधानिक रूप से नहीं चल रहा है, तो उस आधार पर राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा कर देगा।
और उससे प्रभाव क्या पड़ेगा, उस राज्य का सारा जो प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, वो डायरेक्ट राष्ट्रपति के हाथों में आ जाएगा, या फिर राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किसी व्यक्ति के हाथों में। और राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट आप जानते हैं व्यक्ति कौन होता है राज्य में, राज्यपाल होता है। तो राष्ट्रपति राज्यपाल के माध्यम से उस राज्य का प्रशासन चलाने लगेगा। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर किसी भी तरीके से संवैधानिक तंत्र की विफलता हो, संवैधानिक तंत्र की अगर विफलता होती है तो उसको राष्ट्रपति शासन का आधार बनाया जा सकता है। ठीक है, अब ये संवैधानिक तंत्र की विफलता के भी बहुत सारे मायने हैं। एक तो राष्ट्रपति को अगर खुद से आभास हो जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति को स्वयं से भी आभास हो जा रहा है कि उस गिवन उस राज्य में जो वहां की जो सरकार है, चुनी हुई सरकार, वो सही ढंग से प्रशासन नहीं चला पा रही, तो उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, उसको भी हम लोग बोलेंगे, उसको भी हम लोग बोल सकते हैं संवैधानिक तंत्र की विफलता। दूसरा क्या है, आप में से शायद कोई अगर मुझे कॉल कर रहा है तो कॉल मत करिए, अगर जो भी आपको लिखना है तो आप चैट कर दीजिए, क्योंकि आप बार बार कॉल कर रहे हैं, इसी फोन में क्लास चल रही है। एजाज, वहां से कोई कॉल कर रहा है क्या? देखो आरती कॉल कर रही है, उसको बोल दो। ठीक है, अच्छा, अब हम सभी जानते हैं कि हमारा जो होम मिनिस्ट्री है, उस होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक विभाग होता है जिसका नाम है राज्य विभाग। और वो जो राज्य विभाग है वो हर एक स्टेट में वो कार्य करता है और उसका काम होता, अच्छा इसको इस तरीके से समझिए, राज्यपाल तो आप जानते हैं कि राज्यपाल को कौन अपॉइंट करता है, राष्ट्रपति अपॉइंट करता है। और जो राज्यपाल है वो एक तरीके से राष्ट्रपति का मुखबिर के रूप में वो हर एक राज्य में बैठ करके वहां की जो चुनी हुई सरकार है उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। ठीक, अगर उसको किसी भी तरीके से यह आभास होता है कि यहाँ की जो सरकार है वो प्रशासन को संवैधानिक तरीके से नहीं चला रही है, तो वो तुरंत इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजेगा। ठीक है, अब देखिए, जो राज्यपाल है, गवर्नर जो है, उसका एक दायित्व है, उसको अगर राज्य में रखा गया है तो राज्य में उसको कुछ दायित्वों का पालन करने के लिए रखा गया है। जैसे कि राज्यपाल उस राज्य की जो सरकार है उसके कार्यों की रिपोर्ट हर 15 दिन में, राज्यपाल क्या करेगा, हर 15 दिन में उस राज्य सरकार के कार्यों की रिपोर्ट को तैयार करके, और होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय के अधीन एक विभाग है जिसका नाम है राज्य विभाग, उसको भेजता है। ठीक है, तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि बताइए राज्यपाल अपनी रिपोर्ट किसको भेजता है, तो राज्य विभाग को भेजता है। और ये राज्य विभाग है, ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अधीन काम करता है राज्य विभाग, और हर 15 दिन में उस जिस राज्य में ये अपॉइंट है उस राज्य की जो सरकार है उसके कार्यों की रिपोर्ट राज्य विभाग को भेजेगा। ठीक है, अब अगर इस राज्यपाल ने अपनी इस रिपोर्ट में ये लिख दिया कि यहाँ की जो सरकार है वो प्रशासन को संवैधानिक तरीके से नहीं चला पा रही है, कानून सम्मत तरीके से नहीं चला पा रही है, तो इस राज्यपाल की ये जो रिपोर्ट है, राज्यपाल की जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर भी राष्ट्रपति क्या कर देगा, राष्ट्रपति शासन डिक्लेयर कर देगा। क्लियर? कौन कॉल कर रहा बार बार, एक मिनट।
चलिए, असुविधा के लिए माफी चाहता हूँ मैं, बार बार कॉल कर रहे थे कुछ, तो इसलिए उठाना पड़ा। ठीक है, तो एक तो आपने राष्ट्रीय आपातकाल को देखा, राष्ट्रपति शासन को देखा। राष्ट्रपति शासन किस तरीके से लगेगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण। और जब जो राज्यपाल है वो अपनी रिपोर्ट में ये इंगित कर दे कि इस राज्य का प्रशासन सही ढंग से नहीं चला पा रही है सरकार, तो उस कारण से लग जाएगा। और तीसरा, अगर जो राष्ट्रपति है उसको स्वयं से समाधान हो जाए, है ना, स्वयं से यह आभास हो जाए कि ये राज्य सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, उस आधार पर लग जाएगा। एक आधार और होता है जो कि आर्टिकल 355 के द्वारा दिया हुआ है, वो ये आधार है कि अगर केंद्र सरकार ने राज्यों को कोई दायित्व सौंपा है, या कुछ जो है मान लीजिए राज्यों को कोई भी सलाह दी है, और अगर वो राज्य केंद्र सरकार की दी गई सलाह के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है, तो उसको भी संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को कोई भी गाइडलाइन जारी करती है, ठीक है, कोई भी कानून, कोई भी सरकारों को कुछ भी करने की सलाह देती है, तो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। और अगर राज्य सरकारें केंद्र सरकार की सलाह के अनुसार कार्य नहीं कर रही हैं, तो इसको भी क्या माना जाएगा? संवैधानिक तंत्र की विफलता, और उसके आधार पर भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तीसरा आधार है वित्तीय आपातकाल, मतलब तीसरा जो आपातकाल का प्रकार है वो है वित्तीय आपातकाल। और ये लगता है इसको जब लगाया जाएगा तो आर्टिकल 307 में इसका जिक्र किया गया है। अगर हम देखें कि इसको लगाने का आधार क्या है, तो देखिए, वित्तीय आपातकाल लगाने का आधार ये है कि जब भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी साख को किसी भी तरीके की कोई क्षति पहुंचती है ना, या फिर हमारा जो अंतर जो फॉरेस्ट रिजर्व कोलैप्स हो जाए, तो उस आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी हमारी अर्थव्यवस्था को अर्थव्यवस्था जो है उस पर, अगर वो अर्थव्यवस्था अचानक से क्या हो जाए, कोलैप्स कर जाए, तो उस आधार पर वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इन सभी के बारे में डिटेल से, अलग अलग। तब आप टॉपिक डाल लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, टॉपिक डाल लीजिए राष्ट्रीय आपातकाल। तीन आधार हमने देख लिए, इनके बारे में हमने बड़ा बड़ा समझ लिया। अब हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी, तो पहले हम इसको देखते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है इसको लगाए जाने के तीन आधार हैं। पहला युद्ध, दूसरा बाह्य आक्रमण, और तीसरा मूल रूप से तथा आंतरिक अशांति, लेकिन अब वो क्या हो चुका है, सशस्त्र विद्रोह। तो आपसे एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है कि बताइए राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक कितनी बार लगाया गया है ना, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर, यानी कि आर्टिकल 352 के आधार पर जो आपातकाल है वो अभी तक 3 बार ही लगाया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल के सॉरी आर्टिकल 352 के आधार पर जो आपातकाल है, यानी जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसको अभी तक 3 बार ही लगाया गया है। पहली बार लगाया था 1962 में, है ना, 1962 में लगाया गया था जब भारत चीन का युद्ध हुआ था। दूसरी बार लगाया गया भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। दूसरी बार लगाया गया 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच हुआ। पहले बार में तो लगा था जब इंडिया और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था। फिर दूसरी बार 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ। तो ये दो बार जो आपातकाल लगाया गया है, इसको लगाया गया है वॉर के आधार पर, है ना। जो मैंने आपको राष्ट्रीय आपातकाल को मैंने प्लीज एक बार और
वो बिगड़ जा रहा है। तो राष्ट्रीय आपातकाल मैंने बताया कि अभी तक 3 ही बार लगाया गया है। पहली बार लगाया गया था जब इंडिया और चाइना के बीच में वॉर हुआ था 1962 में। दूसरी बार लगाया गया जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1971 में। और ये दोनों बार लगाया गया था वॉर के बेस पर, ठीक है, जो युद्ध है उसके बेस पर। और तीसरी बार जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया वो लगाया गया 1975 में, 1975 में। और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी और उस समय ये जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया ये लगाया गया था आंतरिक अशांति के आधार पर, आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। तो पहली बार 62, दूसरी बार 71 और तीसरी बार 1975 में। आपसे कहा जाए, आपसे कभी कभी जहां पूछा जाता है कि बताइए कौन सा आपातकाल आपातकाल के दौरान ही लगाया गया था। तो देखिए 1971 में जो इंडिया और पाकिस्तान वाला जो वॉर के समय जो आपातकाल लगा था ये चल ही रहा था। इस दौरान ही क्या किया गया था, इस दौरान ही एक और आपातकाल लगा दिया गया और वो लगा दिया गया आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। तो हो सुनीता जी, हाँ बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, बार बार डिस्टर्बेंस हो रही है। 3 लोग रखा है जज और के शर्मा। ओके ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात कर रहे थे हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की 3 बार लगाया गया, इंडिया चाइना के वॉर के समय, इंडिया पाकिस्तान के वॉर के समय, और तीसरी बार लगाया गया जब 1975 में इंदिरा गांधी जी ने लगाया था इसको आंतरिक अशांति के आधार पर, ठीक है। तो ये वाला जो आपातकाल है 1975 वाला, ये वाला आपातकाल आपातकाल के अंदर ही लगाया गया, यानी कि इस आधार पर तो आपातकाल चल ही रहा था, अभी इसको समाप्त नहीं किया गया था, और उसी के बीच में आंतरिक अशांति के आधार पर भी आपातकाल लगा दिया गया, ठीक है। बाद में 77 में फिर ये दोनों ही एक साथ हटे थे, वो अलग मैटर है। तो आपसे 3 बार आपसे पूछा जाएगा, तो आपको ये याद रखना है। ओके, अब इसके बारे में हम लोग कुछ पॉइंट्स हम लोग अगर लिख लें, नोट डाल करके जरा लिखिए कि ये तो ये 3 बार आप लिख लीजिए, 3 बार इस तरीके से आपातकाल लगाया गया, नोट डाल करके लिख लीजिए जरा, नोट डाल करके जरा एक पॉइंट लिख लीजिए। लिखिए, यह आवश्यक नहीं है कि यह आवश्यक नहीं है कि आपातकाल यह आवश्यक नहीं है कि आपातकाल युद्ध
बाह्य आक्रमण, यह आवश्यक नहीं है कि आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बाद ही लगाया जाए। यह आवश्यक नहीं है कि आपातकाल युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह की परिस्थितियां उत्पन्न होने के बाद ही लगाया जाए, बल्कि अगर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां निकट भविष्य में उत्पन्न हो सकती हैं, तो भी यह लगाया जा सकता है। ठीक है। अब देखिए, अगर हम देखें क्षेत्र कौन सा होगा जहां पर यह आपातकाल लगाया जाएगा, तो या एक तो संपूर्ण भारत में लग सकता है। मान लीजिए आपातकाल लगाया गया तो ये जो इसका जो क्षेत्र होगा या तो क्या हो जाएगा, पूरे भारत में भी लगाया जा सकता है, या फिर जौन सा क्षेत्र प्रभावित हो। मान लीजिए किसी क्षेत्र में सपोज दैट चाइना ने अरुणाचल प्रदेश में इन्वेड कर दिया, तो हमने क्या किया, नेशनल इमरजेंसी हमने डिक्लेयर की, तो इससे जो प्रभावित क्षेत्र है पूरे के पूरे देश में भी आपातकाल को लगाया जा सकता है। ठीक है। जो भी उसके प्रोविजंस हैं पूरे वो सारे के सारे पूरे देश में भी लागू हो सकते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो प्रभावित क्षेत्र है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश प्रभावित है तो केवल वहीं पर ही ये वर्क करेगा। ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र है ये संपूर्ण भारत में भी लागू हो सकता है, या फिर कोई एक क्षेत्र जो भी वो देश का जो भी भाग प्रभावित हो वहां पर भी लागू हो सकता है। ठीक। अब अगर हम प्रक्रिया देखें, प्रक्रिया क्या है इसकी, तो प्रक्रिया लिख करके और फिर पॉइंट डाल करके लिखना चालू करिए। प्रक्रिया लिखिए और पहला पॉइंट डालिए। प्रक्रिया लिख करके पहला पॉइंट डालिए। पहला पॉइंट लिखिए, मंत्रिपरिषद की लिखित सलाह पर इसे लागू किया जा सकेगा। यानी देखिए, लगाएगा तो राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति अपने मन मर्जी से थोड़ा लगाएगा। जब मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित सलाह दे, उस लिखित सलाह के बाद ही राष्ट्रपति उसको लागू करेगा, है ना, आपातकाल को क्या करेगा, लगाएगा। और ये जो प्रोविजन है ना, इसको किया गया है 44वें संविधान संशोधन के बाद। 44वें संविधान संशोधन से पहले स्थितियां अलग थी। उसमें क्या था कि मंत्रिपरिषद की केवल मौखिक सलाह पर ही, मंत्रिपरिषद से ने केवल मौखिक रूप से कह दिया, कोई लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं थी, और उसके बाद ही आपातकाल लगा दिया जाता था। राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद क्या किया गया, कह दिया गया कि अब मौखिक सलाह नहीं, अब लिखित सलाह आवश्यक है ना। मंत्रिपरिषद की अब लिखित सलाह के बाद ही आपातकाल की उद्घोषणा की जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखिए, आपातकाल की उद्घोषणा के बाद यह 1 माह तक लागू रह सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा के बाद यह 1 माह तक लागू रह सकता है। आपातकाल की उद्घोषणा के बाद यह 1 माह तक लागू रह सकता है। मान लीजिए राष्ट्रपति ने क्या किया, आपातकाल की घोषणा की, तो केवल राष्ट्रपति की घोषणा करने से ही ये जो आपातकाल है 1 माह तक लागू रहेगा। अब अगर 1 माह से आगे बढ़ाना है इसको, तो 1 माह के अंदर क्या करेंगे हम, संसद से हमें पास कराना पड़ेगा। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि उद्घोषणा के 1 माह तक ये लागू रह सकता है। एक बार में 1 माह के लिए लागू रहेगा। अब अगर वो करना तो दोबारा फिर से राष्ट्रपति घोषणा जारी कर दे तो फिर से 1 माह के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। तीसरा पॉइंट लिखिए, 1 माह के भीतर ठीक है, 1 माह के भीतर उद्घोषणा को 1 माह के भीतर उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से 1 माह के भीतर उद्घोषणा को संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। 1 माह के भीतर उद्घोषणा को
संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित कराना होगा। दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित कराना होता है तथा पारित होने के पश्चात तथा पारित होने के पश्चात तथा पारित होने के पश्चात उद्घोषणा तथा पारित होने के पश्चात उद्घोषणा 6 माह तक जारी रह सकती है तथा पारित होने के पश्चात उद्घोषणा 6 माह तक जारी रह सकती है तथा 6 माह के भीतर नया प्रस्ताव लाकर तथा 6 माह के भीतर नया प्रस्ताव लाकर उद्घोषणा को अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 6 माह के भीतर नया प्रस्ताव लाकर उद्घोषणा को अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है। यानी कि सिंपल से लैंग्वेज में क्या है, सपोजेड मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को लिखित सलाह दी कि इस क्षेत्र में नेशनल इमरजेंसी लगाया जाना है, युद्ध के आधार पर लगाया जाना है या फिर किसी भी आधार पर, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर या फिर मैं कहता हूँ कि बाह्य आक्रमण के आधार पर। तो राष्ट्रपति को लिखित में सलाह दी मंत्रिपरिषद ने। अब राष्ट्रपति ने उस सलाह के आधार पर उद्घोषणा जारी कर दी, यानी कि आपातकाल लगा दिया। तो केवल राष्ट्रपति के उद्घोषणा जारी करने के साथ ही आपातकाल लागू हो जाएगा। ठीक, उसके लिए अभी संसद में पास होने की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रपति ने केवल साइन किया, उद्घोषणा जारी कर दी, आपातकाल लग गया। अब केवल राष्ट्रपति के उद्घोषणा करने से ही ये जो आपातकाल है ये 1 माह के लिए लागू रह सकता है। ठीक है, एक बार में 1 माह के लिए लागू रहेगा। अगर 1 माह के भीतर संसद से पास नहीं हो पा रहा है ना, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, अगले मतलब जैसे ही 1 माह समाप्त हुआ राष्ट्रपति फिर से उद्घोषणा जारी कर देगा, तो वो फिर से 1 माह के लिए लग गया। तो ऐसे ऐसे करके है तो लगा रह सकता है। या फिर मान लीजिए घोषणा राष्ट्रपति ने जारी की, 30 दिन तक तो ये लागू रहेगा, लेकिन 31वें जो 31st डे होगा इसमें इमरजेंसी अपने आप समाप्त हो जाएगी यदि संसद से पास नहीं कराया गया। ठीक है, तो 1 महीना खत्म होते होते अगर ये जो आपातकाल है इसको और ज्यादा बढ़ाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, संसद से पास कराना पड़ेगा और संसद के दोनों ही सदन विशेष बहुमत से इसको पास कर देंगे। तो फिर ये क्या होगा, फिर ये एक बार में 6 महीने के लिए लग जाएगा। ठीक, 6 माह के बाद फिर नया प्रस्ताव संसद में लाया जाएगा, संसद फिर से पास करेगी और फिर से 6 महीने के लिए लग जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके 6-6 महीने करके ये क्या हो जाएगा, ये अनिश्चित काल तक लागू रह सकता है। ठीक है, लेकिन 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या था, इसमें 44वें संविधान संशोधन से पहले ये था कि राष्ट्रपति ने अगर उद्घोषणा की तो राष्ट्रपति की उद्घोषणा करने मात्र से आपातकाल 2 महीने के लिए लागू रहता था एक बार में। ठीक है, उद्घोषणा क्या रहेगी, आपातकाल 2 महीने की लागू रहेगी और 2 महीने में फिर संसद से पास कराना होता था। ठीक है, लेकिन 44वें संशोधन के बाद क्या कर दिया गया, इस 2 महीने को घटा के 1 महीना कर दिया कि अब राष्ट्रपति के केवल कहने मात्र से ही 1 महीना के लिए लागू रहेगी आपातकाल और 1 महीना के भीतर भीतर संसद के दोनों सदनों से पास कराना फिर अनिवार्य होगा। और संसद भी क्या कर सकती है, हर 6 महीने में नया प्रस्ताव ला करके इसको बढ़ा सकती है अनिश्चित काल तक। ठीक है, चलिए एक, हाँ यहाँ पर एक स्टार बना करके एक पॉइंट ये लिख लीजिए, लिखिए आर्टिकल 352 एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें आर्टिकल 352 एकमात्र अनुच्छेद है जिसमें कैबिनेट शब्द का प्रयोग किया गया है। कैबिनेट, आप लोग सुनते हैं ना कैबिनेट, तो आर्टिकल 352 एकमात्र अनुच्छेद है हमारे संविधान के अंदर जिसमें कैबिनेट शब्द का जिक्र किया गया है, कैबिनेट शब्द लिखा हुआ है। और यह भी जोड़ा गया है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, है ना, 1978। तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा किसको जोड़ा गया है, ये जो आपका पॉइंट है कैबिनेट, जो कैबिनेट वर्ड है इसको जोड़ा गया है हमारे संविधान के आर्टिकल 352 में। ओके, चलिए नोट डाल करके जरा एक पॉइंट और लिख लीजिए, जरा नोट डालिए और नोट डाल करके लिखिए, यदि आरंभिक 1 माह के भीतर, नोट डाल करके लिखिए, यदि आरंभिक 1 माह के भीतर आपात उद्घोषणा के प्रस्ताव को, यदि आरंभिक 1 माह के भीतर आपातकाल की उद्घोषणा के प्रस्ताव को, आपात उद्घोषणा के प्रस्ताव को पारित किए बिना, आपात उद्घोषणा के प्रस्ताव को पारित किए बिना यदि लोकसभा भंग हो जाती है, आपात उद्घोषणा के प्रस्ताव को पारित किए बिना यदि
लोकसभा भंग हो जाती है तो उद्घोषणा के प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा ही पारित कर दिया जाएगा। तो उद्घोषणा के प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा ही पारित कर दिया जाएगा। परंतु नई लोकसभा के गठन के 1 माह के भीतर इस प्रस्ताव को लोकसभा से भी पारित कराना अनिवार्य है। परंतु नई लोकसभा के गठन के 1 माह के भीतर इस प्रस्ताव को लोकसभा से भी पारित कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाएगी। सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है कि मान लीजिए राष्ट्रपति ने तो आपातकाल की घोषणा जारी कर दी, मैंने कहा 1 माह तक तो केवल राष्ट्रपति के कहने मात्र चलेगी वो, लेकिन 1 माह के भीतर अगर और बढ़ाना है तो हमें संसद के दोनों सदनों से फिर इंडिविजुअली पास कराना पड़ेगा विशेष बहुमत से। लेकिन मान लीजिए उस 1 माह के दौरान ही लोकसभा भंग हो जाए तो फिर क्या होगा, तो सिर्फ जो राज्यसभा है वही क्या हो जाएगी, उसी के पास पावर आ जाएगी इसको पास करने की। तो राज्यसभा अकेले इसको पास करके और इस जो आपातकाल है उसको 6 महीने के लिए लगा देगी। ठीक है, मान लीजिए इस 6 महीने में भी लोकसभा नहीं गठन हो पा रही, मान लीजिए इन केस, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन अगर नहीं लोकसभा का गठन हो पा रहा तो अगले 6 महीने के लिए भी राज्यसभा उसको एक्सटेंड कर देगी। परंतु अगर इस दौरान लोकसभा चुन करके आ गई, नई लोकसभा का गठन हो गया, तो अब 1 महीने के भीतर उस नई लोकसभा को भी विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा। अगर लोकसभा पास नहीं कर रही है तो वो प्रस्ताव अपने आप क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा और घोषणा अपने आप समाप्त मान ली जाएगी। ठीक है, चलिए अब है डालिए उद्घोषणा की वापसी। अभी तो हमने देख लिया कि आपातकाल की उद्घोषणा को लागू कैसे किया जा रहा है, क्या कारण है लागू करने के। अब हम लिखते हैं उद्घोषणा की वापसी, किस तरीके से आपातकाल को समाप्त किया जाएगा। उद्घोषणा की वापसी, पहला पॉइंट डालिए, राष्ट्रपति किसी भी समय नई उद्घोषणा जारी करके दूसरी उद्घोषणा जारी करके आपातकाल को समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरी उद्घोषणा जारी करके आपातकाल को समाप्त कर सकता है। राष्ट्रपति किसी भी समय दूसरी घोषणा जारी करके आपातकाल को समाप्त कर सकता है। अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, लोकसभा के 1/10 सदस्य यदि सत्र चल रहा है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य यदि सत्र चल रहा है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य यदि सत्र चल रहा है तो लोकसभा के अध्यक्ष को, अन्यथा राष्ट्रपति को उद्घोषणा के वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। मान लीजिए अगर लोकसभा का सत्र चल रहा है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य, मान लीजिए टोटल 550 सदस्य हैं तो 55 सदस्य क्या करें, लोकसभा अध्यक्ष को उद्घोषणा को समाप्ति करने का प्रस्ताव सौंपे। अगर मान लीजिए सत्र नहीं चल रहा है ना, तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में वो क्या करेंगे, राष्ट्रपति को। तो यदि सत्र चल रहा है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को, अगर नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति को उद्घोषणा वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत करके यानी उद्घोषणा वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, उद्घोषणा वापसी का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं। हाँ 15 मिनट थोड़ा
देखा है ना। ठीक है, सब 10 मिनट होता हूँ। हाँ ठीक है, आगे लिखिए। और राष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष, और राष्ट्रपति तथा, भाई उन्होंने क्या किया कि लोकसभा के 1/10 सदस्यों ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो अब उसमें भाई उसमें चर्चा भी होगी। तो अब राष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष, और राष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष सदन को, राष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष सदन को विशेष सत्र, और राष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष सदन राष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष सदन का विशेष सत्र आयोजित करेंगे, और राष्ट्रपति तथा लोकसभा अध्यक्ष सदन का विशेष सत्र आयोजित करेंगे। तथा यदि लोकसभा में तथा यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो गया, तथा यदि लोकसभा में यह प्रस्ताव साधारण बहुमत से पास हो गया तो उद्घोषणा समाप्त कर दी जाएगी। तो उद्घोषणा समाप्त कर दी जाएगी। सिंपल से लैंग्वेज समझिए क्या है। लोकसभा के 1/10 सदस्य, मान लीजिए टोटल 550 में 55 सदस्य, इन्होंने क्या किया, उन्होंने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ठीक, अब मान लीजिए किसी सदन में जब बहस होगी कि घोषणा समाप्त की जानी, तभी तो घोषणा समाप्त होगी। तो वो सदन में प्रस्ताव लाने के लिए ही, जो सदन में चर्चा होगी, वो चर्चा ही शुरुआत करने के लिए ही कितने सदस्य चाहिए, कम से कम 1/10 सदस्य चाहिए लोकसभा के। तो कम से कम 55 सदस्य ये प्रस्ताव लेकर के आए कि हाँ घोषणा समाप्त की जानी चाहिए। अब राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष को उन्होंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया, उन्होंने अब स्वीकार कर लिया, तो वो क्या करेंगे, लोकसभा का विशेष सत्र बुलाएंगे। लोकसभा का विशेष सत्र आ गया तो अब लोकसभा के सामने वो प्रस्ताव रखा गया। अब क्या किया जाएगा कि लोकसभा के सभी सदस्यों के बीच में चर्चा होगी, उस चर्चा में फिर वोटिंग होगी। वोटिंग में क्या है कि अगर साधारण बहुमत से वो प्रस्ताव पास कर दिया गया, ठीक है, साधारण बहुमत क्या है कि उपस्थित तथा मतदान करने वाले जो सदस्य हैं उनके 50% प्लस 1, आधे से एक अधिक, मान लीजिए टोटल आज 300 लोग आए हैं, 300 में से 151 सदस्य, आधे से एक अधिक सदस्य अगर इस फेवर में है कि हाँ उद्घोषणा समाप्त की जानी चाहिए, तो उसी समय से उद्घोषणा को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, उद्घोषणा की समाप्ति हो जाएगी। अगला पॉइंट लिखिए। उद्घोषणा की वापसी में पहला पॉइंट तो हो गया कि अगर राष्ट्रपति दूसरी उद्घोषणा जारी कर दे तो समाप्त कर देगा। यदि दूसरा फिर तरीका क्या है वापसी का, कि लोकसभा साधारण बहुमत से पास करे, है ना। तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि जिन आधारों पर, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि जिन आधारों तथा यदि राष्ट्रपति की समाधान हो जाए कि जिन कारणों के आधार पर, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि जिन कारणों के आधार पर आपातकाल लगाया गया था, कि जिन कारणों के आधार पर आपातकाल लगाया गया था अब वे कारण समाप्त हो चुके हैं, कि जिन कारणों के आधार पर आपातकाल लगाया गया था अब वे कारण समाप्त हो चुके हैं, तो राष्ट्रपति आपातकाल हटा देगा। तो राष्ट्रपति आपातकाल हटा देगा। ठीक है, अब लिखिए उद्घोषणा का प्रभाव। वापसी हो गई, लेकिन अगर आपातकाल चल रहा है तो उस आपातकाल का प्रभाव क्या होगा। क्वेश्चन यहां से पूछे आते हैं कि अगर आपातकाल है उस आपातकाल का प्रभाव क्या पड़ेगा। संसद में हम देखेंगे क्या प्रभाव पड़ेगा और हम देखेंगे राज्यों के विधानमंडल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो लिखिए उद्घोषणा का प्रभाव। पहला पॉइंट लिखिए, राज्य की कार्यपालिका भंग नहीं की जाएगी। राज्य की कार्यपालिका, जो राज्य की सरकारें हैं, मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में चाइना घुस आया, है ना, तो क्या हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, उस आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया गया। तो अब ऐसा नहीं है कि आप जो अरुणाचल प्रदेश की सरकार है उसको तुरंत भंग कर दिया जाएगा, नहीं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि राज्य की कार्यपालिका भंग नहीं की जाएगी, परंतु
कार्यपालिका को, राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की कार्यपालिका तो भंग नहीं की जाएगी, परंतु कार्यपालिका को संघ के परंतु कार्यपालिका को संघ के निर्देश के अनुसार ही कार्य करना होगा। परंतु कार्यपालिका को संघ के निर्देश के अनुसार ही कार्य करना होगा। ठीक है, तो अगर कार्यपालिका को भंग नहीं किया जाएगा, परंतु कार्यपालिका को संघ के निर्देश के अनुसार ही कार्य करना होगा। ठीक है, और ये दिया हुआ है आर्टिकल 353 में। आर्टिकल 353 में इसका जिक्र है कि केंद्र और राज्य के बीच में आपातकाल के दौरान क्या संबंध होंगे। केंद्र और राज्य के मध्य आपातकाल के दौरान के संबंधों की चर्चा किसने की गई है? आर्टिकल 353 में। चार बना के लिख लीजिएगा। आर्टिकल 353 में आपातकाल के दौरान केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात की गई है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लिखिए। पहला तो हमने देख लिया राज्य की कार्यपालिका पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दूसरा है राज्य की विधायिका पर प्रभाव में। लिखिए दूसरा पॉइंट लिखिए, राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार, राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है। राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि राज्य की विधायिका, राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। समझिए, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार तो केंद्र को प्राप्त हो गया, लेकिन जो राज्य की विधायिका है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसी विषय पर, राज्य सूची के विषय पर ही केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया तो अब केंद्र सरकार का कानून ही मान्य होगा। ठीक है, बाकी नॉर्मल कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार ही कानून बनाएगी, लेकिन आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त होगा? केंद्र को। लेकिन उस राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार कानून बनाएगी। अगर केंद्र सरकार ने उसी विषय पर कोई कानून नहीं बनाया है तो फिर राज्य सरकार का ही कानून मान्य होगा। परंतु यदि उसी विषय पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया तो अब राज्य सरकार का कानून ही मान्य होगा। ठीक है, सॉरी, राज्य सरकार कह रहा हूं, केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। तो अब उसी विषय पर केंद्र सरकार का ही कानून मान्य होगा। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, युद्ध तथा बाह्य आक्रमण के दौरान आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। मान लीजिए मैंने बताया था नेशनल इमरजेंसी 3 आधारों पर लगी है, तो अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो युद्ध और बाह्य आक्रमण के द्वारा लगाई गई है, अगर जो इमरजेंसी है वो युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगाई गई है, तो जो आर्टिकल 19 है ना, मौलिक अधिकार, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 20 और 21 समाप्त नहीं होते, बाकी आर्टिकल 19 भी समाप्त हो जाएगा ना। तो आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ठीक, और ये जो मौलिक अधिकार पर प्रभाव है ये है आर्टिकल 358 पर लिख लीजिए। आर्टिकल 358 वहीं पर आर्टिकल 358 में है ये कि युद्ध और बाह्य आक्रमण के दौरान आर्टिकल 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, स्वतः ही निलंबित हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 44वें संविधान संशोधन से पहले क्या था। 44वें संविधान संशोधन से पहले था कि चाहे आपातकाल युद्ध के द्वारा लगे, बाह्य आक्रमण के द्वारा लगे या आंतरिक अशांति के द्वारा लगे, आर्टिकल 19 तीनों में समाप्त हो जाता था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसमें सुधार किया गया और इसमें क्या किया गया कि अब आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा दिया गया पूरा, और आंतरिक अशांति के जगह पर सशस्त्र विद्रोह लगाया गया, है ना। और ये लिखा गया कि जो आर्टिकल 19 है ये इसमें भी शामिल नहीं होगा, यानी कि अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर आपातकाल लग रहा है तो आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होगा, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे, आर्टिकल 19 समाप्त नहीं होगा। 20 और 21 तो किसी में समाप्त नहीं होता है ना, तो आर्टिकल 20 और 21 तो किसी में भी समाप्त नहीं होगा। लेकिन युद्ध और बाह्य आक्रमण इन दोनों के आधार पर अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है तो आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा। लेकिन अगर यही जो नेशनल इमरजेंसी है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगती है तो आर्टिकल 19 भी समाप्त नहीं होगा। यानी कि अगर जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो
जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर लगता है, तो 19, 20 और 21 तीन जो मौलिक अधिकार हैं, तीनों मौलिक अधिकार बचे रहेंगे। ठीक है, लेकिन यही अगर नेशनल इमरजेंसी युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर लगती है तो सिर्फ दो ही आपातकाल आपके 20 दो ही मौलिक अधिकार 20 और 21 ही आपके बचेंगे, बाकी सब समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का आधार। ठीक है, इसके मौलिक अधिकारों पर हमने प्रभाव देख लिया कि क्या प्रभाव पड़ेगा मौलिक अधिकारों पर। अब ये और किस आर्टिकल में, ये आर्टिकल 358 में है। ठीक, यहां तक कि जो आर्टिकल 32 है जिसको हम कहते हैं संविधान, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 32 को कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, वो भी यहां तक समाप्त हो जाता है। ठीक है, लोकसभा पर हम देखें क्या प्रभाव पड़ेगा। अगला पॉइंट लिखिए, लोकसभा पर प्रभाव। लोकसभा पर प्रभाव, अगला पॉइंट क्या है, लोकसभा पर प्रभाव। लिखिए, लोकसभा के कार्यकाल को, लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा के कार्यकाल को, जैसे अगर आपातकाल लगा ना राष्ट्रीय आपातकाल के आधार पर, तो जो लोकसभा उसके कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा और हर 1 साल के अंदर नया प्रस्ताव ला करके और इस आपातकाल को बढ़ाते रहेंगे हम। ठीक है, तो लोकसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और प्रत्येक वर्ष नया प्रस्ताव लाकर, और प्रत्येक वर्ष नया प्रस्ताव लाकर इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है, और प्रत्येक वर्ष नया प्रस्ताव लाकर इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे ही उद्घोषणा की समाप्ति की जाएगी, मान लीजिए आप कह दिया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल हटेगा, तो उस राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की समाप्ति के 6 माह तक क्या होगा, 6 माह तक तो लोकसभा चलेगी, लेकिन 6 माह के बाद लोकसभा अपने आप भंग हो जाएगी और नई लोकसभा चुननी पड़ेगी। ठीक है, तो उद्घोषणा के बाद लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ेगा और हर 1 साल के अंदर हम नया प्रस्ताव ला करके इसको अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं। परंतु उद्घोषणा समाप्ति के 6 माह पश्चात, उद्घोषणा समाप्ति के 6 माह पश्चात लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी। ठीक है, उद्घोषणा समाप्ति के 6 माह पश्चात लोकसभा स्वतः ही भंग हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका हो गया राष्ट्रीय आपातकाल का। ठीक, जो आपका राष्ट्रपति शासन है, राष्ट्रपति अब आपका बचता है राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वैसे मैंने इनके बारे में ब्रीफली मैंने थोड़ा सा बता दिया है, लेकिन इसके बारे में हम लोग डिटेल में इसे चर्चा करेंगे। और आज थोड़ा सा मुझे आवश्यक काम है, तो आज हम लोग क्लास यहीं पर रोकते हैं। आज आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। मैंने आपको जो राष्ट्रपति शासन है वो मैंने बता ही दिया है, संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर लगाया जाएगा, क्योंकि देखिए आर्टिकल जो 355 है वो आर्टिकल 355 केंद्र सरकार के कुछ दायित्वों की बात करता है। केंद्र सरकार के कुछ दायित्व है राज्य के प्रति, जैसे कैसे कौन कौन से दायित्व है। केंद्र सरकार का दायित्व है कि वह राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगा, है ना। कोई अगर मान लीजिए भाई राज्यों के पास अपनी स्वयं की सेना नहीं होती, तो उनका दूसरे देशों से रक्षा का जो दायित्व है किसका है, केंद्र सरकार का है। तो केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्यों की बाह्य आक्रमण से रक्षा करेगी। ठीक है, दूसरा, केंद्र सरकार राज्यों के लिए कुछ गाइडलाइन जारी करेगी और उन गाइडलाइन के आधार पर ही राज्यों को कार्य करना पड़ेगा। तो ये कुछ दायित्व है ना, जो दायित्व का निर्वहन केंद्र सरकार करेगी। और अगर मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी की है राज्यों के लिए और राज्य उसके आधार पर कार्य नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि उसको हम मानेंगे संवैधानिक तंत्र की विफलता। ठीक है, ये हो गया है आपका। और इसके जो राष्ट्रपति शासन है इसके कुछ जो प्रभाव है, देखिए एक पहली बात तो ध्यान रखिए कि अगर राष्ट्रपति शासन लग रहा है तो केंद्र सरकार पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। केंद्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, राज्यों पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे फिर अगली क्लास में। तो आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं क्लास। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।